हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज आप ऐसी जगह पढ़ने आ गए हैं कि इस टॉपिक को इस लेक्चर में पढ़ने के बाद आपको किसी और से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर चीज़, वर्ड बाई वर्ड, लाइन बाई लाइन, हर चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्या है, डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स एज 0.34 नैनोमीटर। ये हमने देखा ही था। दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, तो लगातार बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 0.34 नैनोमीटर। या फिर एंगस्ट्रॉम में बोले तो कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, मीटर में बोले तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि मीटर एक बड़ी क्वांटिटी, तो देखो वैल्यू छोटी वो आ जाएगी बहुत ज़्यादा। इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए रिलेशनशिप मैंने सब बता ही चुका हूँ मीटर और नैनोमीटर में। इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मेमेलियन सेल, ये कहना है टिपिकल मेमेलियन सेल अगर देखा जाए तो उसमें लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स की कितनी होती है, इज कैलकुलेटेड, मतलब कैलकुलेट की जा सकती है सिंपली बाई मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। मतलब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर की गुणा कर दो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस से, दैट इज 6.6 10⁹ बेस पेयर। ठीक, डिप्लॉयड कंटेंट में इतना ही तो बेस पेयर होते हैं, 6.6 अरब मतलब 6.6 बिलियन इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर वाले से करेंगे, ध्यान रखना, मतलब क्योंकि कुछ नहीं कहा जाता है तो हम हर चीज़ जो कैलकुलेशन करते हैं वो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तो करते हैं। ठीक है, इंटरलेशन सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसलिए। तो ये बेस पेयर हो गए और इतने हो गए, इतना मीटर पर बेस पेयर, मतलब पर बेस पेयर। ये देखो मीटर ऑब्लिक लिखा है, मीटर ऑब्लिक बेस पेयर। ठीक है, तो बेस पेयर से बेस पेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लंबाई में कितना बन जाएगी, ये मीटर ही बनेगी। तो ये निकल के जो आती है इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, वो लगभग 2.2 मीटर निकल कर आती हैं। मतलब कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि मेमेलियन सेल की डिप्लॉयड सेल में, ठीक, जो डीएनए की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर, लगभग 2.2 मीटर। ठीक है, अब देखो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट आपको बता रहा हूँ अभी कि कैसे निकालते हैं। जैसे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कैसे मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये एक इस प्रकार से पट्टी टाइप है। ठीक है, अब इस पे इस तरीके से ये पार्टीशन है। ठीक है, समझाने के लिए कार्टून कौन बनाएगा ये। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक पार्टीशन की लंबाई x है। ठीक है, ये सब के सब x है, x x और x। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि इस पूरी अगर रॉड की लंबाई हमको पता चल जाए, तो एक तरीका तो ये है कि सबको जोड़ दो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इतना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक, और एक तरीका क्या होता है, जहाँ से जो है मल्टीप्लिकेशन की डिस्कवरी हुई थी। पहले एडिशन ही होता था, फिर देखा गया कि यार मल्टीप्लाई से वही चीज़ को हम कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये तो आंसर आएगा 6x एडिशन के रूल से। अब एक तरीका क्या है कि क्यों ना किन्हीं दो बेस पेयर, इनको बेस पेयर मान लो, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस x इंटू में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं वो देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ, इस तरीके से देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना आ गया, 6x निकल। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट पर, बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड बता रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जिनको नॉर्मल मैथ में भी दिक्कत होती है, बाकी तो सिंपल सी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने जो है आपको करके बता दिया अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ 46 क्रोमोसोम के अंदर जितना डीएनए ठुसा हुआ है, मतलब उसमें अंदर धसा हुआ है जितना, उसकी बात चल रही है।
पूरे 2.2 मीटर लंबा कितने में आता है? पूरे 46 क्रोमोसोम में अगर हम देखें, सभी 46 क्रोमोसोम के अंदर जो ठुसा हुआ, जो मतलब धागे की जो रील ठुसी भरी है उनमें, ठीक है। ऐसा मान लो कि 46 क्रोमोसोम में 46 पाइप हैं, ठीक है, खोखले पाइप हैं, ऐसे मान के चलो। इस तरीके से ये जो खोखले पाइप है, ऐसे मान के चलो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ये धसा भरा हो, तो सभी 46 क्रोमोसोम के अंदर धसे हुए डीएनए की लंबाई टोटल की देखें तब वो 2.2 मीटर आती है, ठीक है। एक के अंदर कितनी आएगी, ठीक है, वो लगभग 2 इंच आती है, अप्रोक्स 2 इंच, अप्रोक्स 2 इंच, INCH। एक के अंदर निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से ऐसा करके, चूँकि 46 क्रोमोसोम 2.2 मीटर लंबा है, इसलिए एक क्रोमोसोम में कितना आएगा, तो 2 इंच आता है, ठीक है। अब देखो 1 इंच बराबर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, 2 × 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लगभग 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो 2 इंच ऐसे ध्यान रखते हैं, डिजिट सेम मिल जाते हैं, हमको याद रहता है। तो टोटल 2.2 मीटर है और 2 के लगभग ये, तो लगभग 2 इंच, इसलिए इंच में ध्यान रखते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे आप जो है क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है। ये जो है आपको इतने काम की चीज़ है, ठीक है, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब जो है इतना हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो जैसे यहाँ तक ये हो गया 2.2 मीटर, ए लेंथ दैट इज़ फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो टिपिकल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, लेकिन न्यूक्लियस की डायमेंशन तो केवल कितनी होती है, लगभग 10⁻⁻6 मीटर, मतलब ये तो माइक्रोन लेवल के हो गए भाई, 1 माइक्रोमीटर हो गया। अब 1 माइक्रोमीटर जिसकी डायमेंशन है, उसके अंदर आप कह रहे हो कि 2.2, वो भी मीटर लंबा धागा उसके अंदर ठूंसे दे रहे हो, कैसे पॉसिबल है, ठीक। तो देखो यही जो है 1 मिलियन टाइम कम है 1 मीटर का, कितना छोटा है, उसके भी अंदर हम 2.2 मीटर लंबा इतना बड़ा धागा कैसे कर देते हैं। तो रीजन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं ये, ठीक है, फाइन थ्रेड्स होती हैं, ऐसे ज़्यादा ध्यान रखें, और बहुत ही ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होती है। सुपर कॉइलिंग करके हम रख सकते हैं। जैसे मान लो एक छोटी सी डिब्बी है, ठीक है, छोटी सी डिब्बी में हम बहुत बड़ा लंबा धागा बना सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको एकदम से सुपर कॉइलिंग करके ही तो रखेंगे उसमें हम, ठीक है। अब देखो हाउ इज सच ए लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन ए सेल, हमने बता दिया कैसे पैकेज होता है, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा रहा कि द लेंथ ऑफ द एस्चेरिचिया कोलाई डीएनए, अभी बैक्टीरिया की बात कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर लंबाई, उसने अब ये एस्चेरिचिया कोलाई की डीएनए की लंबाई खुद दे दी, कह रहा है यदि एस्चेरिचिया कोलाई की डीएनए की लंबाई 1.6 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये कह रहा कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन एस्चेरिचिया कोलाई, तो आप जो एस्चेरिचिया कोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर पता कर सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसी वाले फार्मूले से। टोटल लंबाई बराबर क्या करेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस। अब डिस्टेंस बिटवीन बेस तो सेम ही होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको लंबाई दी है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ बेस पेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये तरीका सिंपली निकाल ही लेंगे, चूँकि नंबर ऑफ बेस पेयर 4 × 10⁻6 जो है आएगा, निकल कर आता है, ठीक है। ये जब करोगे आप कैलकुलेशन तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जबकि कह रहे हैं कि एक और मतलब रियल एस्चेरिचिया कोलाई की डीएनए की लंबाई जो होती है 1.336 से थोड़ी ज़्यादा आती है, मतलब 1.564 मिलीमीटर आती है। करके देख लिया मैंने कैलकुलेट करके देखा था, रियल में जो आती है 1.564 आती है, ठीक है। अब ये देखो किन्हीं दो बेस पेयर के बीच की
डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है, या फिर 0.34 नैनोमीटर बोल सकते हैं, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उस तरीके से दैट इज 1.36 वाले पर 4.6 × 10⁶ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप निकाल लेते हैं। वैसे ध्यान से पीछे 4.6 × 10⁶ है, चूँकि वो आइडियल है। ठीक है, 4.6 × 10⁶। एंड वैसे भी यहाँ तो इफ शब्द लगाया का मतलब है वो इमेजिनरी ऐसे बता रहा है कि अगर किसी वजह से म्यूटेशन है, किसी भी वजह से किसी भी किसकी डीएनए की लंबाई कम रह जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है, म्यूटेशन मत कहो, स्पीच तो ये है ही है इच्छा कोलाई, लेकिन इसके भी कोई ऐसा स्ट्रेन है जिसकी थोड़ी लंबाई अगर कम हो, इमेजिनरी वो बोल रहा है कि और वो लंबाई 1.36 मिलीमीटर हो, तब बताइए आप कितना आएगा। ठीक है, तो वो 4 × 10⁶ निकल कर आता है, 4.6 × 10⁶ नहीं निकल कर आता है, क्योंकि जो आइडियल वाले की लंबाई जो होती है वो तो 1.564 मिलीमीटर होती है, इसलिए। ठीक है, तो जैसा वो क्वेश्चन का उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक ये हो गया। अब देखो आगे देख लेते हैं। इन प्रोकैरियोट्स सच एज स्टेचो कोलाई दो जब दे डोंट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है? न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे फैला रहता है। ठीक है, कहीं तुम ये सोचो कि मेम्ब्रेन नहीं तो बस ऐसे फैला रहता है, वो फैला नहीं रहता। डीएनए जो कि बीइंग नेगेटिवली चार्ज है इज हेल्ड रहता है इन ए रिजाइन, एक ऐसे भाग में टर्म इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक स्पेशल सा भाग है, वहाँ डला रहता है। ऐसे ध्यान रखें जैसे पानी का एकदम टब है, उसमें हम कोई घी की बूंद डालेंगे तो वो घी की बूंद फैलेगी नहीं ना, एक पर्टिकुलर एक रिजाइन पे जाकर फाइनली रुक जाएगी। तो इसी तरीके से न्यूक्लियोइड एक पार्ट होता है, वहाँ इसी तरीके से ये पड़ा रहता है। ठीक है, फैलता नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, याद करने के लिए बता दिए घी का एग्जाम्पल। द डीएनए इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियोइड उस भाग का नाम है, उस एरिया का। इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप। तो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होता है? बड़े बड़े लूप्स में होता है, हेल्ड बाय प्रोटीन्स। और ये लूप जो है प्रोटीन्स के द्वारा मतलब सब तरफ से संभाले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। लूप ऑफ डीएनए, प्रोटीन है चारों तरफ। ठीक है, बड़े बड़े लूप में ऑर्गेनाइज होता है और वो लूप के चारों ओर प्रोटीन होती है। ठीक, इसको बड़ा करके दिखाऊं, जैसे देख सकते हैं, जैसे इस तरीके से बड़े बड़े लूप हैं, इनमें अंदर है अच्छे से लूप है एक तरीके से। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है ऊपर, फिर इसके चारों तरफ ये प्रोटीन है, इस तरीके से होता है। अब इन यूकेरियोट्स में क्या होता है? हाँ, ये जो होते हैं सम प्रोटीन के द्वारा हेल्ड रहते हैं, उस प्रोटीन को पॉलीएमिन्स बोलते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज इन पर होता है। ठीक है, इन यूकेरियोट्स में क्या होता है? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं कि यूकेरियोट्स में तो अच्छे से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ये नहीं ऐसे ही पढ़ाएंगे कि बूंद की तरह। देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन। यूकेरियोट के केस में, यूकेरियोटिक सेल में तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पूरे पूरे सेट होते हैं, जिनको हिस्टोन्स बोलते हैं। ठीक, ये प्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोट्स वालों क्या बोलते हैं? पॉलीएमिन। वो हिस्टोन नहीं है। ठीक है, हिस्टोन केवल यूकेरियोट वाली हैं। ये प्रोटीन इक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ द अमीनो एसिड। प्रोटीन के ऊपर एक नेट चार्ज आता है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का अमीनो एसिड ज़्यादा है। ठीक है, अमीनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन। ठीक है, अमीनो एसिड के कुछ रेजिड्यू होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो नेट निकल कर आता है
तो वही चार्ज होगा प्रोटीन पे, ठीक है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू। हिस्टोन में सबसे ज़्यादा मात्रा में कुछ बेसिक अमीनो एसिड के रेजिड्यू पाए जाते हैं, बोलते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। हम जानते हैं कि बायोमोलिकुलर चैप्टर से कि लाइसिन और आर्जिनिन, मतलब वहाँ नहीं दिया है, लेकिन लाइसिन आर्जिनिन जो होता है केमिस्ट्री वाली में दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री वाले बायोमोलिकुलर में। तो लाइसिन आर्जिनिन जो होती है बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक। बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज। और दोनों अमीनो एसिड रेजिड्यू क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। डीएनए हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब तो ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं, इन लेप्टा रहता है इन देयर साइड चेन में, ठीक है, अपने साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज रखती हैं अमीनो एसिड। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। अब हिस्टोन किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होता है कि एक यूनिट बनाता है 8 मॉलिक्यूल को, मतलब 8 अणुओं को मिलाकर के एक यूनिट बनती है, और इस यूनिट को बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मीन्स होता है 8, तो हिस्टोन ऑक्टामर बोल देते हैं, ठीक है। द नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रेप्ड, मतलब लपटा रहता है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। जैसे एक हिस्टोन ऑक्टामर है फुटबॉल की तरह, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और इस प्रकार जब हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर जब रस्सी से, मतलब फुटबॉल के ऊपर हम रस्सी लपेट दें तो वो फुटबॉल और रस्सी का कॉम्बिनेशन जो होगा उसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ठीक है। जो फिगर 6.4 ए में दिखाया गया, देखो न्यूक्लियोसोम दिखाया गया ये, ठीक है। ये हिस्टोन ऑक्टामर फुटबॉल की तरह सिंपली, ये फुटबॉल जो 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, ठीक। चारों तरफ जो डीएनए लिपटा हुआ, देखो डीएनए दिखाया गया, ठीक। ये इतना जो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का कोर है। मॉलिक्यूल्स क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 8 मॉलिक्यूल है ना, 8 का मतलब ज़्यादा है ना, प्लूरल नंबर में, जो हिस्टोन ऑक्टामर 8 मॉलिक्यूल का संगठन होता है, ठीक। हाँ, ये क्या होता है, ये होता है H1 हिस्टोन, ठीक है, ये वाला H1 हिस्टोन होता है, इस पर करें अलग से, ठीक। आप न्यूक्लियोसोम तक देख लिया हम लोगों ने। हिस्टोन नहीं, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम मतलब फुटबॉल और रस्सी को मिला करके जो बोल रहे हैं वो न्यूक्लियोसोम कंटेंट्स कितने होते हैं, उसमें 200 बेस पेयर पाए जाते हैं ऑफ डीएनए हेलिक्स। मतलब कह सकते हैं कि जितनी रस्सी का जितना पार्ट और फुटबॉल के ऊपर लिपटा हुआ है, रस्सी के उतने पार्ट में 200 बेस पेयर है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट बनाता है, क्या बनाता है, बनाता है का मतलब दैट इज मेक ए बिल्डअप, कॉन्स्टिट्यूट बनाता है द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी रिपीटिंग यूनिट बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। मतलब क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम कई बार आता है, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्टैंड कलर्ड बॉडीज, ठीक है, सीन इन न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम जो होता है क्रोमेटिन में आर सीनेज कैसे दिखाई देता है, जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे रस्सी पर बीड्स हो ऐसे दिखाई देता है स्ट्रक्चर। व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। ऐसे मान के चलो जैसे आपने कभी माला देखी, इस तरीके की माला कैसी, जैसे उस पर जगह जगह मोती लगे हैं, बारियर के द्वारा यहीं कहीं रोके दिए, पूरे में नहीं है मोती, जगह जगह पे ऐसा लगे, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड होती है। अब इस पे ये जो है ना, ये न्यूक्लियोसोम है, तभी बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ये हैं न्यूक्लियोसोम, और स्ट्रिंग बोल दिया क्रोमेटिन फाइबर को, ठीक है। तो क्रोमेटिन थ्रेड ऊपर इसलिए इसको बोलते हैं, कह रहे हैं कि क्रोमेटिन पर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, देखो ये भी तो वही है, इसको अगर क्लियर करके देखें तो वही तो है, धागे पर बीच बीच में लगे पड़े हैं, ठीक। स्पेशल बात यहाँ से क्या निकल के आई, देखो ये कंक्लूजन में क्वेश्चन पूछा भी है और पूछा जाता है, अक्सर लोग गलत कर देते हैं। मतलब हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए, मतलब उस फुटबॉल और डीएनए को मिलाकर बना न्यूक्लियोसोम।
या इसको बीड्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, फिंगर टिप में है न्यूक्लियोसोम को बीड्स बोला ही गया है यहाँ भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में। न्यूक्लियोसोम ने आपस में मिलकर बनाया क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन आपस में और ज़्यादा लपटे तो हो गए क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, ठीक। और क्रोमेटिन फाइबर मिलकर बना लेते हैं क्रोमोसोम। ओके, ये सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स, इस प्रकार की बीड्स हैं द न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन ए मेमेलियन सेल। कह रहा है कि कितने इस प्रकार के बीड्स होंगे एक मेमेलियन सेल में देखा जाए तो सिंपल सी बात है, को रटने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है। इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि 200 बेस पेयर हैं एक न्यूक्लियोसोम में। अब न्यूक्लियोसोम की तो संख्या निकलवा रहा है तो सिंपली यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। देखो चूँकि 200 बेस पेयर कितने में है एक न्यूक्लियोसोम में, इसलिए एक बेस पेयर कितने में होगा 1/200 न्यूक्लियोसोम में, इसलिए अब वो मेमेलियन सेल की बात कर रहा है तो कुछ नहीं बोला जाएगा, तो हम डिप्लॉयड मान के चलेंगे। डिप्लॉयड सेल में इसलिए क्या होगा 6.7 × 10⁹ बेस पेयर कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे 1/200 × 6.6 × 10⁹ इतने न्यूक्लियोसोम निकल के आते हैं 3.3 10⁻, ठीक है 7। ये आप कर सकते हो, ठीक है भाई, मैंने लिखा है देखो डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर में मिला करके बनते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में H1 हिस्टोन इंक्लूड नहीं है, ठीक है H1 हिस्टोन अलग से होता है, क्योंकि थ्योरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ठीक है। H1 तो फिगर में ही दिखाया गया है ना, थ्योरी में कहाँ लिखा है H1 के बारे में कुछ, ठीक है। अब ये चूँकि मोस्ट ऑफ द सेल तो डिप्लॉयड होती है ना जो हमारी बॉडी की, ठीक है, इसलिए जो है क्योंकि केवल जैसे मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी oocyte एंड चूँकि केवल गैमेट ही तो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। सो मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे, सिंपल सी बात है डिप्लॉयड मानेंगे। आप ये सब कैलकुलेशन कर लोगे, आप कुछ भी पूछा जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बात और भी बता सकते हैं, ये 200 बेस पेयर अगर लिपटे पड़े हैं ऑक्टामर में तो इसका मतलब कितने पिच हुई 20 पिच हो जाएंगे ना, क्योंकि एक पिच में कितने आते हैं 10 बेस पेयर, 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 पिच आ जाएंगे ना, दैट इज जितना पार्ट लिपटा हुआ उसमें 20 पिच है। क्वेश्चन पूछ सकता है अगर, ठीक ठीक, ये ध्यान रखना ये है न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस जो एटम वाला होता है, जबकि एटम वाला न्यूक्लियस वो फर्मी लेवल का होता है उसका डायमेंशन, ठीक है ध्यान रखना। अब एटम तो बहुत छोटी चीज़ हो गई ना, क्योंकि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब बायो मॉलिक्यूल बनेगा, बायो मॉलिक्यूल बनकर के सेल ऑर्गेनल बनेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का एक सेल ऑर्गेनल है तो सेल ऑर्गेनल की डायमेंशन बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। अरे फर्मी का मतलब जानते हो 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻15 ज़्यादा है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो ये जो रखा हुआ था वो सब हो गया क्लियर, कि कैसे कैसे मैंने पूरा डिटेल में सब बता दिया, बहुत सारी सुपर कॉइलिंग करके और इतना माइक्रोमीटर की न्यूक्लियस के अंदर मीटर की ऑर्डर वाला इसके अंदर डीएनए कैसे रखा जाता है, इतने छोटे से न्यूक्लियस में बता दिया कैसे, ठीक है। सुपर कॉइलिंग करते हैं उसमें भी फाइन थ्रेड्स होती हैं बहुत ज़्यादा फाइन। अब यहाँ तक ही हो गया, ठीक है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, मतलब न्यूक्लियोसोम की पूरा उसकी बात कर रहा है ये पूरा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब पूरा क्रोमेटिन की बात चला है, क्रोमेटिन थ्रेड की। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन, ठीक है इन क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, ठीक
ठीक है, तभी मैंने लिखा है क्रोमेटिन से मिल करके क्रोमेटिन फाइबर बनता है। ठीक है, ब्यूटेशन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्रोमेटिन पाई जाती है, क्रोमेटिन मिल करके फिर बनाता है क्या, क्रोमेटिन फाइबर। वन सीक्वेंस लिखी थी, यहीं से निकाल के निकाल कंक्लूजन दैट आर फर्दर कॉइल्ड, और आगे फिर और कॉइल्ड होता है कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज, और मेटाफेज स्टेज तक जाते तो कंडेंस होता है। देखो आपको पता हो तो माइटोसिस की प्रोफेज में पूरी तरीके से कंडेंस नहीं होता है, बताए थे माइटोसिस में कहाँ होता है, मेटाफेज के इनिशिएशन में, तो वही लिखा है यहाँ पे देखो कंडेंस्ड है मेटाफेज स्टेज में ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म दी क्रोमोसोम। क्योंकि फुल्ली कंस्टिट्यूटेड मेटाफेज की इनिशियल स्टेज पर ही तो होता था ना माइटोसिस में, क्योंकि बॉडी की ज़्यादातर सेल में माइटोसिस होती है, सो माइटोसिस को ही ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे, सिंपल। ठीक, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल, और क्रोमेटिन की और ज़्यादा अगर पैकेजिंग करते हैं आपस में तो रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, तो कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, दैट कलेक्टिवली आर टू रिफर टू एज, और प्रोटीन को एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन को क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, मतलब एनएससी प्रोटीन्स बोलते हैं एडिशनल वाली को, जब ज़्यादा ही हायर लेवल पर हमें कंडेंसेशन से करना होता है। इन ए टिपिकल न्यूक्लियस, टिपिकल न्यूक्लियस में देखा जाए तो सम रीजन ऑफ द क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, तो उसमें से कुछ भाग जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, एंड स्टेंस लाइट, और उनको स्टैंड करते हैं तो लाइट ही दिखाई देते हैं, एंड आर रेफर टू एज यू क्रोमेटिन, उनको बोलते हैं यू क्रोमेटिन। यू मीन्स होता है मतलब ट्रू, ट्रू मतलब जो रियल में जो अच्छे से माना जाएगा, तो ये लूज और लाइट है। यू क्रोमेटिन कैसे लूज और लाइट पूछा जाता है क्वेश्चन में। द क्रोमेटिन दैट इज मोर, अब इसके विपरीत द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड, और वो क्रोमेटिन जो कि डेंसली पैक्ड होते हैं, मतलब वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड स्टेंस डार्क, और डार्क स्टेंड किया जाता है, आर कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेट, उनको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेट, ये डार्क डेंस होते हैं, ध्यान रखना। लूज लाइट, यू क्रोमेटिन एल से लूज है, एल फोर लूज है, एल फोर लाइट। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क डेंस, डी फॉर डेंस, डी फॉर डार्क, ठीक है। एंड लेट रेप्लिकेटिंग, क्योंकि इनएक्टिव भी है वैसे भी, तो ये क्या होते हैं आगे बताया जाएगा इसमें, ये लेट रेप्लिकेटिंग होते हैं। देखो यूक्रोमेटिन सेट टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनका होता है, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना, तो वो यूक्रोमेटिन वाले फाइबर का ही दरअसल जो है आरएनए में बदलते हैं, वही हेट्रोक्रोमेटिन वाले नहीं बदलते हैं। वेरा जबकि हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं, ये रेप्लिकेशन भी लेट करते हैं, लेट रेप्लिकेट। ठीक, बाकी जो ये सब अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के केस में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो पहले तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के रेस्पेक्ट में एनसीईआरटी क्या कहती है वो पढ़ लेते हैं। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियन बाई मास्टर बाई फ्रेडरिच मास्टर के द्वारा न्यूक्लियन की डिस्कवरी। न्यूक्लियन मतलब उन्होंने क्या कहा था कि भाई न्यूक्लियस में कुछ एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, और उसको उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया फ्रेडरिच मास्टर ने, वो तो 1869 में था। एंड द प्रपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस, वो कितना था, वो 1865 में था, क्योंकि उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था वो 1865 में किया था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 1856 टू 1863 तक किया था, 7 सालों तक, लेकिन उन्होंने पेपर जो पब्लिश किया वो अपने एक्सपेरिमेंट ख़त्म करने के भी 2 साल बाद किया था। तो प्रपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हम यही तो मान लेंगे 1865। तो वही कह रहा है भाई मेंडल पर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम था, तो सिंपल सी बात है 4 साल का ही तो अंतर है, 1869 1865, तो वो कह रहा है ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम था। व्हाट दैट कि डीएनए एक्ट जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बात ये कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन, इस बात को खोजने में और सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक, वाई 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस, की जेनेटिक इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को आखिर डिटरमाइन निर्धारित करना हैड रीच्ड, वो पहुंच चुका था कहाँ तक, हम ये पहचानना चाह रहे थे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस आखिर होता है, उसके मैकेनिज्म का निर्धारण कर रहे थे।
तो वो रीच्ड टू मॉलिकुलर लेवल। तो मॉलिकुलर लेवल तक बात कब पहुंची? 1926, ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना। मॉलिकुलर लेवल तक बात कब पहुंची? 1926, 1926 में, ठीक है। चूँकि ये कुरोसावा भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई वाले 1926 से, वो वहाँ से मैंने रिलेट किया है, यही ईयर वो थी 1926, ठीक है। जिब्रेल इन्होंने डिस्कवरी की थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से ई कुरोसावा की, ठीक। इस तरीके से अगर रिलेट करने लेते हैं कि हमारे सिलेबस में 1926 में और क्या काम हुआ था, तो थोड़ा रिलेट हो जाता है, ठीक। प्रीवियस डिस्कवरीज पहले वाली डिस्कवरीज थी भाई ग्रेगोर जॉन मेंडल या ग्रेगोर मेंडल बोल देते हैं, या फिर वाल्टर सटन के द्वारा, ठीक है। सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम थ्योरी को इनहेरिटेंस दिया था ना, तो उसमें मेनली नाम कोई एक बोले तो वाल्टर सटन आता है, ठीक है। उसमें लैंग्वेज में इस हिसाब से लिखा हुआ है। थॉमस हंट मार्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि ग्रेगोर जॉन मेंडल हुए, वाल्टर सटन हुए, थॉमस हंट मार्गन हुए एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट, और बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट हैड नैरोड रिसर्च टू द क्रोमोसोम। मतलब उन्होंने क्या किया कि गुणसूत्र की तलाश को नैरो किया था, ठीक है, ध्यान रखना इसको, नैरोड किया था रिसर्च टू द क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं द मोस्ट सेल्स। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये प्रश्न था कि व्हाट मॉलिक्यूल की कौन सा ऐसा अणु है बाज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल, वास्तव में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, हैड नॉट बीन आंसर्ड, इस बात का आंसर नहीं आ पा रहा था। ध्यान रखना, देखो MMW तीनों ने गुणसूत्र को ये तलाश को नैरो किया था, ठीक है, ध्यान रखना। MMW मतलब मेंडल, मॉर्गन और वाल्टर सटन। MMS से याद रख सकते हैं, वैसे ध्यान भी रहेगा MMS, ठीक है, क्योंकि MMS वैसे ही ध्यान रहता है, MMS से ध्यान रख सकते हैं, मेंडल, मॉर्गन, सटन, ऐसे इन्होंने नैरोड किया था सर्च टू द क्रोमोसोम को। तो अगर पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि किसी ने नैरो किया था, MMS ने, MMS ध्यान रखना, ठीक है। अब पहला एक्सपेरिमेंट आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग सिद्धांत। नाम से लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें इन्होंने ये दिखाना चाहा होगा कि कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, ठीक है। तो जो है देखते हैं, 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, देखो ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, जबकि जो वो वाले थे ना, कौन से वो वाले थे, फ्रेडरिच मास्टर थे, ठीक है, ये डेरिक है, फ्रेडरिक नहीं, फ्रेडरिक पी करके ग्रिफिथ ने किया काम। चूँकि चूहे जैसे मासूम में इंजेक्शन लगाने थे, याद करने के लिए तरीका, कन्फ्यूजन होता है ना अगर ऑप्शन ऐसे दे दिए ना, फ्रेडरिच ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। ये फ्रेडरिच नहीं है, फ्रेडरिच तो किनके न्यूक्लियन की डिस्कवरी वहाँ आ रहा था ना, फ्रेडरिच मास्टर, ये फ्रेडरिक है, फ्रेडरिक का मतलब फ्रेडरिक नहीं, फ्रेडरिक पी करके ग्रिफिथ ने किया था काम, चूहे जैसे मासूम में इंजेक्शन लगाने थे, याद कर रखने के लिए, ठीक है, ठीक। फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पूछा है तो कब हुआ, 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, इन्हें सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ध्यान से, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, दरअसल इन्होंने 4 बार किया था, ठीक। सीरीज का मतलब 4 ही बार है, जो कि नीचे पढ़ेंगे, बहुत सारे का कुछ नहीं, 4 बार। विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कौन सा बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ध्यान से याद रखना। स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस मीन्स क्या होता है, गोल गोल, इनका शेप कैसा है, गोल गोल स्फेरिकल है, निमोनी, ठीक है, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। जबकि अब वहाँ से कन्फ्यूजन के लिए, कन्फ्यूजन ना हो, कौन से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो
पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी वो स्टेफाइलोकोकाई से की थी। स्ट्रेप्टो वो स्टेफाइलो था, ठीक है। कोकाई वो भी था, वो भी स्फेरिकल था, ये भी स्फेरिकल है। लेकिन स्टेफाइलो वो मतलब गुच्छे के रूप में रहता था। अगर जो है स्टेफाइलोकोकाई का मतलब होता है अगर जब स्फीयर्स टाइप स्ट्रक्चर एकदम गुच्छे से रूप में हो तो उसको स्टेफाइलो बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है बस ऐसे ही लाइन में लगे हुए हैं बस। तो स्टेफाइलो गुच्छे वाला था। ध्यान रखें कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एकदम पेट्रिडिस वगैरह पे तो अचानक से देखा था सेरेंडिटिपिटी के अकॉर्डिंग, सेरेंडिटिपिटी इसको बोला गया था। चांस डिस्कवरी को सेरेंडिटिपिटी बोलते हैं। तो वहाँ एकदम ऐसे ध्यान रखो कि एकदम प्लेट में एकदम गुच्छे से दिखाई दिए, बस याद रखने के लिए कि वहाँ स्टेफाइलोकोकाई था, यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर चेंज करके दे देता है तो ऑप्शन में जल्दबाजी पता नहीं चलता है, स्ट्रेप्टोकोकस लिख रहा है स्टेफाइलोकोकस लिख रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी क्लियर करके बता दिया, ठीक। बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, बैक्टीरियम क्यों बोल रहा है? अमोरस जहाँ भी लग जाता नहीं है जनरली तो वो सिंगुलर नंबर को शो करता है, ठीक है, ध्यान से याद रखना। बैक्टीरिया जो जनरली हम वर्ड बोलते हैं प्लूरल होता है, बैक्टीरियम जब बोला जाता है तो वो एक होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जनरली इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि वो लगभग एकदम से तो उनमें गुच्छे में पाए जाते हैं ना एकदम से, ठीक है। जैसे कॉलोनी को पेट्री डिस्पर भी कराते हैं तो वहाँ भी एकदम से साथ साथ होते हैं। तो बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, ठीक। बिटनेस्ट वो एक गवाह बनाता है, ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन द बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। तो दरअसल वो बैक्टीरिया जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जो था उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया था, ठीक है। मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का दूसरा नाम क्या, निमोनोकोकस, बात तो वही उल्टा करके लिख दिया, निमोनोकोकस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बैक्टीरियाज ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट पर इनको ग्रो कराया गया मतलब इनकी संख्या बढ़वाई गई। सम प्रोड्यूसेस स्मूथ या साइनी कॉलोनी, कुछ ने जो है स्मूथ साइनी चिकनी चिकनी सी और चमकदार कॉलोनी बनाई जिसको एस बोला गया, वाइल अदर्स जबकि कुछ ने प्रोड्यूस रफ कॉलोनी बनाई जिसको आर बोला गया। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। अब जो एस स्ट्रेन वाली थी ना स्मूथ और साइनी, उन्होंने म्यूकस पॉलीसेकेराइड का कोट था उनके ऊपर, ठीक है। म्यूकस मतलब पॉलीसेकेराइड, म्यूकस एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड था उसका कोट था। वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट, आर स्ट्रेन के ऊपर ऐसा कोई कोट नहीं था, ठीक है। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन, जब एस स्ट्रेन से माइस को इन्फेक्ट किया गया मतलब माइस में जब चूहे में एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया गया तो एस स्ट्रेन वायरुलेंट थे, वायरुलेंट मतलब रोग करने वाले, ठीक है। तो डाई फ्रॉम निमोनिया, तो चूहे जो निमोनिया से मर गए, निमोनिया इन्फेक्शन से, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन। लेकिन अगर आर स्ट्रेन उनको इंजेक्ट किया गया, आर स्ट्रेन वाला इंजेक्ट किया गया, आर स्ट्रेन रखने बैक्टीरिया रखने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो डोंट डेवलप निमोनिया, तो उन चूहों में निमोनिया नहीं हुई। कहने का मतलब ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे म्यूकस पॉलीसेकेराइड है ना, ये एक तरीके से ऐसा है कि इस पर एंटीबायोटिक वगैरह काम करते नहीं हैं, तो ये वायरुलेंट होते हैं, ठीक है, ये डिजीज कोजिंग होते हैं, ठीक। तो वही देखो एक्सपेरिमेंट ने 4 काम किए थे। पहले उन्होंने किया एस स्ट्रेन को, पहले उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस डाई हो गया। आर स्ट्रेन को किया माइस में इंजेक्ट तो माइस लाइव रहा, माइस नहीं मरा, तो निमोनिया नहीं हुई इसमें। तो ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा किया कि यार एस स्ट्रेन तो मार तो दे रहा है, लेकिन एस स्ट्रेन को अगर गर्म कर दें हम और गर्म करके तब इसको इंजेक्शन में भर के लगाएं, मतलब सिरिंज में भर के इस इंजेक्शन को लगाएं, इंजेक्ट करें, तो वो जो है नहीं मरा था, ठीक है। ये कहना चाहें ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ही ऑब्जर्व्ड दैट हीट किल्ड
एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। अब जो उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, हीट किल्ड मतलब हीट किया और इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस लाइव रहा। लेकिन जब उन्होंने स्पेशल बात ये की, उन्होंने कहा भाई एस स्ट्रेन को अगर किल्ड कर रहे हैं तब भी नहीं मर रहा है और आर स्ट्रेन को डायरेक्ट लगा दें तब नहीं मर रहा है, तो क्यों ना हम जिनसे नहीं मर रहा है उन चीज़ों का मिक्सचर कर दें, तब भी तो नहीं मरना चाहिए। तो उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन को लाइव को दोनों को मिला करके इंजेक्ट किया तो मर गया। तो अब अचंभित हो गए, एस्टोनाइज्ड हो गए, ठीक है, सरप्राइज हो गए। भाई ये क्या हुआ भाई, ये आज आर स्ट्रेन से भी नहीं मर रहा था और एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके मतलब हीट करके लगा रहे तब नहीं मर रहा था, तो दोनों को मिक्सचर कर दिया तो नहीं मरना चाहिए, लेकिन मर जाता है। ठीक है, इंजेक्टिंग ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया, द माइस डेड, मोरओवर ही डिस्कवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। तो उन्होंने जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा रिकवर्ड लिखा है, रिकवर्ड। उन्होंने देखा कि यार ये तो मैंने एस बैक्टीरिया तो मार दिए थे, लेकिन जब मरे हुए माइस के अंदर से उन्होंने निकाला तो वो जिंदा एस बैक्टीरिया निकले। इसका मतलब क्या रहा होगा पता है, कि हीट किल्ड करने से कोई ऐसी चीज़ है, उसी तरह सोचो जो उन्होंने सोचा होगा कि हीट किल्ड करने से ऐसी कोई चीज़ है जो कि बिना चेंज हुई आर स्ट्रेन से मरे हुए एस स्ट्रेन में चली गई होगी। ठीक है, बस इसी तरीके से उन्होंने सोचा था। ठीक, तो he concluded that आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड somehow, उन्होंने कहा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ऐसा था जो कि बीन ट्रांसफर्ड हो गया बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसकी लैंग्वेज बहुत स्पेशल है, पैसिव वॉइस में दरअसल एक्टिव पैसिव पढ़े ना उल्टा करके, जब पैसिव बनाते हैं तो किसी का, इसका मतलब ये है लाइन का कि एस स्ट्रेन से कोई चीज़ ऐसी थी जो कि आर स्ट्रेन में पहुंच गई थी। कहने का मतलब है कि दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ, कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ पाया गया जो कि बीन ट्रांसपोर्ट हो गई बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि सम ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन से हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन, उसने आर स्ट्रेन को बना दिया कैसे, टू सिंथेसाइज द स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट। और जब वो ऐसी कोई चीज़ जो आर स्ट्रेन में पहुंच गई, अब वो इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल थी कि पॉलीसेकेराइड कोट बना देगी, तो उसने आर स्ट्रेन में भी पॉलीसेकेराइड कोट बना लिया। अब वो हमको आर स्ट्रेन थोड़ी रहा, वो एस स्ट्रेन हो गया ना, एंड बिकम वायरुलेंट, और वो डिजीज करने वाला हो गया, उस तरीके से निमोनिया कोज किया और डेड हो गया था, ये वजह थी। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हुआ ना कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बाय नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये तो बता दिया था कि भाई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उसका बायोकेमिकल नेचर क्या, मतलब वो प्रोटीन है, नेचर है, प्रोटीनियस नेचर है, कोई न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, ये नहीं बता पाए। तो बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चल पाया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। ठीक है, कंक्लूजन यही है इसका। ठीक है, क्योंकि बायोकेमिकल नेचर तो इसके बाद वाली दैट इज OCMM मतलब ओस्टवाल्ड एवरी कोलिन मैक्लोइड मैकलेन मैकार्टी। ठीक है, वो बता पाए थे सबसे पहले ध्यान से। बायोकेमिकल नेचर को किसने बताया था, OCMM ने। ठीक, मैम मतलब याद करने के लिए तरीका है, मैं अगले उसमें बताऊंगा, अगला वाला एक्सपेरिमेंट जब बताऊंगा। ठीक, सही है। बाकी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। बने रहिए।